प्राचीन भारत उस समय ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र था, जब विश्व के अनेक भागों में संगठित शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में था। यहाँ वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के माध्यम से केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र, गणित, धातु विज्ञान, चिकित्सा और वास्तुकला का भी गहन अध्ययन किया जाता था। भारतीय विद्वानों ने शून्य दशमलव प्रणाली, ग्रहों की गति, शल्य चिकित्सा, औषध विज्ञान और नगर नियोजन जैसे क्षेत्रों में ऐसे सिद्धांत दिए जिनका प्रभाव बाद में पूरी दुनिया पर पड़ा। यही कारण है कि प्राचीन भारत को केवल सभ्यता नहीं, बल्कि ज्ञान की जननी कहा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास केवल साम्राज्यों के उत्थान पतन या युद्धों की गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियों की निरंतर यात्रा का इतिहास है। यहाँ ऋषियों और विद्वानों ने जीवन के उद्देश्य, प्रकृति के रहस्यों और समाज के आदर्शों पर गहन चिंतन किया। शिक्षा, साहित्य, कला, धर्म और विज्ञान ने मिलकर ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जिसने न केवल भारत को समृद्ध बनाया, बल्कि विश्व को भी ज्ञान, नैतिकता और जीवन दर्शन की दिशा प्रदान की। इसीलिए प्राचीन भारत को समझना केवल इतिहास जानना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की जड़ों को पहचानना है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की उस महान विरासत को समझने का प्रयास करेंगे जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी। हम जानेंगे कि किस प्रकार भारतीय कला ने आध्यात्मिकता को रूप दिया, संस्कृति ने समाज को दिशा दी और विज्ञान ने मानव जीवन को उन्नत बनाया। साथ ही हम उन महान विद्वानों, संस्थानों और परंपराओं पर भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से भारत प्राचीन काल में ज्ञान का वैश्विक केंद्र बन सका। ये यात्रा हमें केवल अतीत से परिचित नहीं कराएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि हमारी आधुनिक दुनिया की जड़ें कितनी गहराई से प्राचीन भारत में जुड़ी हुई हैं। प्राचीन भारत की कला केवल सौंदर्य प्रदर्शन का माध्यम नहीं थी, बल्कि ये धर्म, दर्शन और जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति भी थी। मंदिरों की भव्य स्थापत्य कला, गुफाओं की जीवंत चित्रकला और मूर्तियों की सूक्ष्म शिल्पकला ये दर्शाती है कि भारतीय कलाकार केवल कारीगर नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि वाले सृजनकर्ता थे। कला का उद्देश्य मनोरंजन से अधिक आध्यात्मिक अनुभूति और सामाजिक संदेश देना था। इसी कारण भारतीय कला में प्रकृति, देवत्व, मानव जीवन और ब्रह्मांडीय विचारों का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है, जो इसे विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध कलात्मक परंपराओं में स्थान दिलाता है। प्राचीन भारत की संस्कृति गहरे नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चिंतन और सामाजिक समरसता पर आधारित थी। यहाँ जीवन को केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थों के माध्यम से संतुलित जीवन की अवधारणा विकसित हुई। परिवार, गुरु शिष्य परंपरा, उत्सव, संस्कार और लोकाचार ने समाज को एक मजबूत आधार दिया। विविध भाषाओं, परंपराओं और विश्वासों के बावजूद भारतीय संस्कृति ने सदैव सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और मानवता का संदेश दिया। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति समय के साथ बदलते हुए भी अपनी मूल पहचान बनाए रखने में सफल रही। प्राचीन भारत विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मौलिक खोजों और व्यावहारिक ज्ञान के लिए विश्व में अग्रणी रहा। यहाँ गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जिसने आगे चलकर आधुनिक विज्ञान और तकनीक की नींव रखी। खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी की संरचना पर अध्ययन किया, जबकि वैद्य और चिकित्सकों ने आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और औषध विज्ञान को विकसित किया। धातु विज्ञान, नगर नियोजन और जल प्रबंधन जैसी तकनीकों ने यह सिद्ध किया कि भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि जीवनोपयोगी और अत्यंत उन्नत था। यही कारण है कि प्राचीन भारत को विज्ञान और ज्ञान की प्राचीन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। भारतीय कला का मूल उद्देश्य केवल दृश्य सुंदरता उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि आत्मिक अनुभूति और दिव्यता को प्रकट करना था। मंदिरों की मूर्तियां, गुफाओं की चित्रकला और स्थापत्य की संरचनाएं केवल सजावटी तत्व नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वासों, दार्शनिक विचारों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतीक थे। कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर, प्रकृति और मानव के बीच संबंध को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। यही कारण है कि भारतीय कला में भाव, प्रतीक और आध्यात्मिक अर्थ इतने गहरे होते हैं कि वो केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव करने की परंपरा बन जाती है। अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं भारतीय शिल्पकला
चित्रकला और स्थापत्य कौशल की उत्कृष्ट धरोहर मानी जाती हैं। अजंता की गुफाओं में बनी भित्ति चित्रकला बौद्ध कथाओं, जातक कथाओं और मानव भावनाओं को अत्यंत जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि एलोरा की गुफाएं अपनी विशाल शैल निर्मित मंदिर संरचनाओं और सूक्ष्म मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से कैलाश मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और कला कौशल का अद्भुत उदाहरण है। ये गुफाएं ये सिद्ध करती हैं कि प्राचीन भारत में कला केवल धार्मिक अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि तकनीकी दक्षता और सौंदर्य बोध का भी उच्चतम रूप थीं। सांची स्तूप भारत के प्राचीन बौद्ध स्थापत्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य स्मारक है, जिसका निर्माण मूलतः सम्राट अशोक के काल में कराया गया था। ये स्तूप केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार, शांति और करुणा के संदेश का प्रतीक है। इसके चारों ओर बने तोरण द्वारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और तत्कालीन समाज के जीवन दृश्य को दर्शाती हैं। गोलाकार संरचना, संतुलित अनुपात और प्रतीकात्मक डिजाइन ये दिखाते हैं कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य में आध्यात्मिकता, गणितीय समझ और कलात्मक सौंदर्य का अद्भुत मेल था। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां दक्षिण भारतीय शिल्प कला की पराकाष्ठा मानी जाती हैं, जिनमें धातु ढलाई की उन्नत तकनीक और सूक्ष्म कलात्मकता का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। विशेष रूप से नटराज की मूर्ति, जिसमें भगवान शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाया गया है, केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि दार्शनिक विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति है। इसमें सृष्टि, पालन और संहार के चक्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है, जो भारतीय दर्शन की गहराई को प्रकट करता है। शरीर की संतुलित मुद्रा, लयात्मक गति और सूक्ष्म अलंकरण ये सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारतीय कलाकार सौंदर्य, विज्ञान और आध्यात्मिक प्रतीकवाद तीनों के अद्भुत ज्ञाता थे। भारतीय कला का वास्तविक उद्देश्य केवल दृश्य सौंदर्य उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि ये मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभव, नैतिक शिक्षा और जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ने का माध्यम थी। मूर्तियों की मुद्राएं, चित्रों के प्रतीक, मंदिरों की संरचना और स्थापत्य की दिशा सब कुछ किसी न किसी दार्शनिक विचार या धार्मिक भावना को व्यक्त करता था। कला के माध्यम से धर्म, समाज और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित किया जाता था, जिससे व्यक्ति केवल दर्शक नहीं बल्कि साधक बन जाता था। यही कारण है कि भारतीय कला समय बीतने के बाद भी केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बनी हुई है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को केवल सूचना नहीं बल्कि आत्मविकास और समाज कल्याण का साधन माना गया। गुरु शिष्य परंपरा, वेद उपनिषदों की शिक्षाएं और आश्रम व्यवस्था ने जीवन को अनुशासित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाया। परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं थीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और नैतिक मूल्यों की धरोहर थीं, जो समाज को एकता और स्थिरता प्रदान करती थीं। आध्यात्मिकता ने व्यक्ति को आत्मचिंतन, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना सिखाई। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने समय के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी मूल आत्मा को सुरक्षित रखा और विश्व को जीवन जीने की एक संतुलित दृष्टि प्रदान की। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शैक्षिक परंपरा थी, जहां शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन निर्माण का माध्यम मानी जाती थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अनुशासन, आत्मनिर्भरता, नैतिकता, प्रकृति के साथ सामंजस्य और समाज सेवा जैसे गुण सीखते थे। साथ ही वे वेद, दर्शन, गणित, शास्त्र, युद्ध कला और व्यावहारिक कौशलों का भी अध्ययन करते थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं बल्कि जिम्मेदार, चरित्रवान और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना था। यही कारण है कि गुरुकुल प्रणाली को भारतीय शिक्षा की मूल आत्मा माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र थे, जहां शिक्षा को अत्यंत संगठित और उच्च स्तर पर विकसित किया गया था। यहाँ केवल धार्मिक अध्ययन ही नहीं बल्कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति और दर्शन जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। दूर दूर के देशों जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने यहाँ आते थे। विशाल पुस्तकालय, अनुशासित शिक्षा पद्धति और विद्वान आचार्यों की परंपरा ने इन विश्वविद्यालयों को उस समय विश्व के प्रमुख ज्ञान केंद्रों में स्थान दिलाया। ये दर्शाता है कि प्राचीन भारत केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि वैश्विक शिक्षा का भी अग्रदूत था।
प्राचीन भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता थी। यहाँ विभिन्न विश्वास प्रणालियाँ केवल अस्तित्व में ही नहीं रहीं, बल्कि एक दूसरे से संवाद करती हुई विकसित हुईं। हिंदू धर्म की वैदिक परंपरा, बौद्ध धर्म का करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश तथा जैन धर्म का अहिंसा और तप का सिद्धांत, इन सभी ने मिलकर समाज को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा दी। विभिन्न मतों के बावजूद आपसी सम्मान और सह अस्तित्व की भावना बनी रही, जिससे भारतीय सभ्यता में विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन कायम रहा। यही कारण है कि भारत को प्राचीन काल से ही विविधता में एकता की भूमि कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का मूल संदेश मानवता, संतुलन और सह अस्तित्व पर आधारित रहा है। यहाँ जीवन को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दी गई। वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाएं इस विचार को प्रकट करती हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। नैतिकता, करुणा, सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता जैसे मूल्यों ने भारतीय समाज को स्थिरता और दिशा प्रदान की। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने समय और सीमाओं को पार करते हुए विश्व को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मानवीय जीवन का मार्ग दिखाया। प्राचीन भारत में विज्ञान को जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान माना जाता था, जिसका उद्देश्य केवल सिद्धांत बनाना नहीं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना था। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान और वास्तुशास्त्र जैसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर शोध और प्रयोग होते रहे। विद्वानों में प्रकृति के नियमों को समझने, ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने और शरीर की चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उसका व्यापक उपयोग दिखाई देता है। प्राचीन भारत ने गणित के क्षेत्र में विश्व को ऐसी आधारभूत अवधारणाएं दी जिनके बिना आधुनिक विज्ञान और तकनीक की कल्पना भी संभव नहीं है। शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास भारतीय गणितज्ञों की अद्वितीय देन है, जिसने गणना को सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने न केवल गणित में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए, बल्कि ग्रहों की गति, दिन रात की गणना और पृथ्वी की गोलाकार संरचना जैसे विषयों पर भी अध्ययन किया। उनकी कृतियां यह सिद्ध करती हैं कि प्राचीन भारत में गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक सशक्त साधन था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड का अध्ययन करने की परंपरा को मजबूत किया। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में पृथ्वी को गोलाकार बताया, उसकी परिधि का अनुमान लगाया और यह समझाया कि दिन रात का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। साथ ही उन्होंने ग्रहों की गति, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या और समय गणना के सूत्र भी दिए। उनके कार्य यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि गणितीय और प्रेक्षण आधारित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित था। सुश्रुत को प्राचीन भारत का महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति सुश्रुत संहिता में शरीर रचना, रोगों के प्रकार, औषधियों के प्रयोग और शल्य चिकित्सा की विस्तृत विधियां बताईं। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने सैकड़ों शल्य उपकरणों का वर्णन किया और प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया। उनकी चिकित्सा पद्धति केवल उपचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्वच्छता, आहार और जीवन शैली को भी स्वास्थ्य का आधार मानती थी। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान अत्यंत विकसित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सर्जरी, घावों के उपचार, हड्डी जोड़ने की विधि, आंखों के ऑपरेशन और त्वचा प्रत्यारोपण जैसी प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया। सुश्रुत संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश मानी जाती है, जिसमें रोग निदान, औषध निर्माण, शल्य उपकरणों के प्रयोग और चिकित्सक के आचार तक का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि सुश्रुत को विश्व चिकित्सा इतिहास में अग्रणी शल्य चिकित्सकों में गिना जाता है और उनका ज्ञान आज भी चिकित्सा विज्ञान के विकास में प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। चरक को आयुर्वेद के महान आचार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है और उन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता में शरीर की प्रकृति, रोगों के कारण, निदान पद्धति, औषध निर्माण और संतुलित जीवन शैली का विस्तृत वर्णन मिलता है।
उन्होंने स्वास्थ्य को केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की स्थिति माना। आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और मानसिक शुद्धता पर उनका विशेष जोर ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा केवल उपचार नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन विज्ञान थी। यही कारण है कि आयुर्वेद आज भी विश्व में प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा पद्धति के रूप में सम्मानित है। प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना जाता था। विद्वान प्रकृति के नियमों को समझने को ईश्वर की रचना को जानने का माध्यम मानते थे। इसलिए शोध और अध्ययन का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि समाज और मानव जीवन का उत्थान था। चिकित्सा विज्ञान का लक्ष्य रोग मुक्ति के साथ संतुलित जीवन था। खगोल शास्त्र समय और ऋतु को समझकर कृषि और सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करता था, और गणित व्यापार, स्थापत्य तथा दैनिक जीवन को व्यवस्थित बनाता था। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का मूल भाव यही था कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो मानवता के कल्याण और समाज की प्रगति में सहायक बने। इन तीनों तत्वों कला, संस्कृति और विज्ञान ने मिलकर प्राचीन भारत की ऐसी महान सभ्यता का निर्माण किया जिसने मानव जीवन को संतुलन, दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। कला ने मनुष्य को सौंदर्य और संवेदना से जोड़ा, संस्कृति ने उसे नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई, जबकि विज्ञान ने जीवन को ज्ञान, तर्क और प्रगति का मार्ग दिखाया। यही समन्वय भारत की असली शक्ति था, जिसने उसे केवल एक प्राचीन देश नहीं, बल्कि ज्ञान और सभ्यता की विश्वगुरु भूमि के रूप में स्थापित किया। इसी कारण भारत की पहचान केवल भौगोलिक सीमा या राजनीतिक इतिहास से नहीं, बल्कि उसकी प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। यहाँ विकसित ज्ञान परंपराओं, दार्शनिक चिंतन, वैज्ञानिक उपलब्धियों और समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों ने मानव सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। भारत ने विश्व को शून्य, योग, आयुर्वेद, दर्शन और सह अस्तित्व का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए भारत को ज्ञान और सभ्यता की प्राचीन भूमि कहना केवल गौरव का विषय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य का सम्मान भी है। प्राचीन भारत में धर्म और आध्यात्मिक जीवन समाज के केंद्र में थे, इसलिए कला, संस्कृति और ज्ञान के अधिकांश रूप इन्हीं से प्रेरित थे। मंदिरों, स्तूपों और आश्रमों का निर्माण केवल धार्मिक क्रिया के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और सामूहिक जीवन का प्रतीक था। कलाकार देवताओं, प्रतीकों और धार्मिक कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे दार्शनिक अर्थों को व्यक्त करते थे। आध्यात्मिक विचारों ने मनुष्य को प्रकृति, समाज और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने की प्रेरणा दी, जिससे ज्ञान और सृजन दोनों का विकास हुआ। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन पद्धति और सृजन की शक्ति बन गया। प्राचीन भारत में कला, संस्कृति और ज्ञान के विकास में राजाओं और समाज का महत्वपूर्ण योगदान था। अनेक शासकों ने विद्वानों, कलाकारों, शिल्पियों और शिक्षकों को संरक्षण देकर उन्हें सृजन और शोध के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। मंदिर, स्तूप, विश्वविद्यालय और पुस्तकालयों का निर्माण राजकीय सहयोग से हुआ, जिससे शिक्षा और कला दोनों को प्रोत्साहन मिला। समाज के समृद्ध वर्गों ने भी दान, सहयोग और धार्मिक निर्माण कार्यों के माध्यम से इन गतिविधियों को समर्थन दिया। इस संरक्षण के कारण कलाकारों और विद्वानों को आर्थिक सुरक्षा मिली, जिससे वे बिना चिंता के अपने ज्ञान और कौशल को विकसित कर सके। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कला और शिक्षा दोनों ने अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त की। प्राचीन भारत में मंदिरों और आश्रमों का निर्माण केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि वे शिक्षा, कला और सामाजिक जीवन के प्रमुख केंद्र भी थे। मंदिर स्थापत्य ने मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया, जबकि आश्रम ज्ञान, तप और शिक्षा के केंद्र बने, जहां गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से विद्या का प्रसार होता था। इन स्थानों पर धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य और शास्त्रों का अध्ययन एक साथ चलता था, जिससे सांस्कृतिक जीवन समृद्ध हुआ। मंदिर और आश्रम समाज को एकजुट करने, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी कारण उनका निर्माण प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास का प्रमुख आधार बना। प्राचीन भारत में कलाकारों की परंपरा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सांस्कृतिक धरोहर थी। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से शिल्प,
चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और संगीत की विधाएं सुरक्षित रखी जाती थीं और समय के साथ उनमें निखार आता था। कलाकार केवल तकनीक नहीं सीखते थे, बल्कि कला के आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों को भी समझते थे, जिससे उनकी रचनाओं में भाव, प्रतीक और गहराई दिखाई देती थी। समाज में कलाकारों को सम्मान दिया जाता था और उनके कार्यों को धर्म तथा संस्कृति से जोड़कर देखा जाता था। इसी सतत परंपरा के कारण भारतीय कला हजारों वर्षों तक जीवित रही और निरंतर विकसित होती रही। गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृति की मूल आत्मा थी, जिसमें ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और व्यवहार से दिया जाता था। शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर न केवल विद्या प्राप्त करता था, बल्कि अनुशासन, विनम्रता, सेवा, आत्मसंयम और नैतिक मूल्यों को भी सीखता था। इस परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण था। इसी व्यवस्था के कारण ज्ञान सुरक्षित रहा, पीढ़ियों तक स्थानांतरित होता रहा और समाज में स्थिरता तथा सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही। यही कारण है कि गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक नींव माना जाता है। प्राचीन भारत में परिवार समाज की सबसे मूल इकाई माना जाता था, जहां व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और नैतिक मूल्यों का निर्माण होता था। संयुक्त परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों का अनुभव, माता पिता का मार्गदर्शन और परंपराओं का पालन मिलकर व्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाते थे। जन्म से लेकर जीवन के विभिन्न चरणों तक संस्कारों की परंपरा व्यक्ति को धर्म, कर्तव्य, सम्मान और सह अस्तित्व की शिक्षा देती थी। इन संस्कारों के माध्यम से समाज में नैतिकता, पारस्परिक सहयोग और सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती थी। यही कारण है कि परिवार और संस्कार व्यवस्था प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्थिरता और शक्ति का आधार मानी जाती थी। प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। यहाँ विभिन्न आस्थाएं और दर्शन केवल सह अस्तित्व में ही नहीं रहे, बल्कि परस्पर संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से विकसित भी हुए। समाज में ये भावना प्रबल थी कि सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, इसलिए विभिन्न धर्मों और परंपराओं को सम्मान दिया जाता था। इसी कारण हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य परंपराएं एक ही भूमि पर विकसित हुईं और समाज में वैचारिक स्वतंत्रता बनी रही। इस सहिष्णुता ने न केवल सामाजिक शांति बनाए रखी, बल्कि ज्ञान, दर्शन और संस्कृति के विकास को भी प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि धार्मिक सहिष्णुता को भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाता है। प्राचीन भारत में ज्ञान और शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को विवेकशील, नैतिक और समाजोपयोगी बनाना था। गुरुकुल, आश्रम और विश्वविद्यालयों में धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा, राजनीति और शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक विकास एक साथ होता था। समाज में विद्वानों को सम्मान दिया जाता था और ज्ञान को शक्ति का नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन का साधन माना जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में शिक्षा को सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक निरंतरता और वैज्ञानिक विकास की आधारशिला माना गया। प्राचीन भारत में विज्ञान और ज्ञान की शुरुआत अक्सर प्रकृति के अध्ययन से होती थी। विद्वान और ऋषि प्रकृति में छिपे नियमों और घटनाओं को समझने के लिए लगातार अवलोकन और प्रयोग करते थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति, वर्षा और ऋतुओं के चक्र, जल, भूमि और वनस्पतियों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखा। इस जिज्ञासा ने खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान जैसी शाखाओं के विकास की नींव रखी। प्रकृति को केवल देखना ही नहीं, बल्कि उससे सीखना और उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अनुभव और प्रेक्षण को अत्यंत महत्व दिया गया। प्राचीन भारत में धर्म और विज्ञान को अलग अलग नहीं, बल्कि परस्पर पूरक माना जाता था। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने विद्वानों को प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए प्रेरित किया। यही दृष्टिकोण खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा जैसी शाखाओं में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में सहायक साबित हुआ। उदाहरण के लिए सूर्य और चंद्रमा की गति को समझने के लिए खगोलविद गणित का प्रयोग करते थे और चिकित्सा विज्ञान में जीवन, स्वास्थ्य और आहार को धर्म तथा नैतिकता से जोड़कर देखा जाता था। इस तरह धर्म ने विज्ञान को उद्देश्य और दिशा दी और विज्ञान ने धर्म को व्यवहारिक और तर्कसंगत आधार प्रदान किया। यही समन्वय प्राचीन भारत को विश्व में ज्ञान और विज्ञान की अग्रणी सभ्यता बनाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा संस्थानों का विकास समाज और संस्कृति के प्रसार का महत्वपूर्ण कारण था। गुरुकुल, आश्रम और विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला ने शिक्षा को व्यवस्थित और संगठित रूप दिया।
यहाँ न केवल धार्मिक और दार्शनिक विषय पढ़ाए जाते थे, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, राजनीति और विज्ञान जैसे विविध विषयों में भी गहन अध्ययन होता था। शिक्षा संस्थानों में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता था और साथ ही नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश भी होता था। इन संस्थानों के कारण प्राचीन भारत में विद्वानों की एक स्थिर और समृद्ध परंपरा बनी, जिसने कला, विज्ञान और संस्कृति को लगातार प्रोत्साहित किया। प्राचीन भारत में ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि प्रयोग और अनुभव पर आधारित था। विद्वान और ऋषि किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले उसके प्रयोग और प्रेक्षण करते थे, जिससे ज्ञान वास्तविक और उपयोगी बनता था। चिकित्सा में औषधियों और शल्य प्रक्रियाओं का परीक्षण, खगोल शास्त्र में ग्रहों और तारों का निरंतर अध्ययन और वास्तुकला व स्थापत्य में संरचनाओं की व्यावहारिक जांच, ये सभी अनुभव आधारित ज्ञान के उदाहरण हैं। इस पद्धति से न केवल गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता था, बल्कि नवाचार और वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा मिलता था। यही कारण है कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक परंपरा विश्व में अद्वितीय और अत्यंत विकसित मानी जाती है। दोस्तों, आपका समर्थन ही हमें और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको ये कंटेंट उपयोगी लगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी प्राचीन भारत की अद्भुत सभ्यता और ज्ञान से परिचित हों। नीचे कमेंट में बताइए आपको प्राचीन भारत की कौन सी उपलब्धि सबसे प्रेरणादायक लगी। यदि आप इतिहास, संस्कृति और यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटे से एक क्लिक से हम और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए, क्योंकि प्राचीन भारत की महानता की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।